अब है एक्शन ऑन इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल होता है, ये लिखा है C2H5OH, शॉर्ट में करते हैं। देखो सी के दो हो गए, इसमें OH लग गया, इसको OH को साइड में लगा देते हैं, OH को यहाँ लगा दिया, और ये H है, बाकी 1 2 3 एंड 4, ये आप अल्कोहल में भी पढ़ोगे। तो क्या होता है, जैसे आप इसमें H2SO4 मिलाते हो, तो जैसे SO4 मिलेगा, ये इसके वाटर को यहाँ से रिमूव कर देता है, यहाँ से H और OH हट जाएगा, यानी वाटर हट जाएगा, और ये बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड में बन जाएगा, तो इसीलिए बन जाता है CH2 और वाटर यहाँ से रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब ये वाटर निकालेगा दूसरे से। ठीक, अब इसमें भी देखो कंडीशन है, अगर आपने 443 केल्विन टेम्परेचर रखा तो इथीन बन जाता है डबल बॉन्ड, और अगर 410 केल्विन पे रखा तो ईथर बन जाता है। ईथर कैसे बनेगा, देखो C2 CH3CH2OH, दूसरा भी हम लिखते हैं, देखो CH3CH2OH। ठीक है, दोनों में OH है, तो इसमें क्या होगा, यहां से H निकलेगा, यहां से OH निकलेगा, H2O बाहर हो जाता है, दोनों केस में वाटर निकल रहा है। बस फर्क क्या है, टेम्परेचर की वजह से। देखो अगर 410 है यानी कम टेम्परेचर है, तो ये दोनों आपस में कंबाइंड हो जाएंगे और ये बनता है CH3CH2O CH2CH3। ये आपको मैकेनिज्म बताऊंगा मैं, क्योंकि ऑर्गेनिक में भी आई है, इसे कहते हैं ईथर। तो ये ईथर बन गया। ठीक है, तो अल्कोहल से ईथर बनेगा अगर आपने टेम्परेचर 410 लिया है तो कंसंट्रेट H2SO4 में, और अगर टेम्परेचर 443 केल्विन हो गया तो ये बनता है इथीन। इसीलिए क्या है, एक्सपेरिमेंटल बेस ज्यादा होता है। ठीक है, क्लियर है। और ये कह रहा है, देखो ड्राइंग ऑफ गैसेस, जैसे O2 हो गया, नाइट्रोजन हो गया, Cl2 हो गया, HCl हो गया, ऐसी गैसेस जो इसके साथ कंबाइंड ना हो, क्योंकि अगर कंबाइंड होगी तो इसको ड्राई नहीं कर सकता। तो जो गैस क्या है, H2SO4 के साथ कंबाइंड नहीं होती है। ठीक है, तो ये इसको आराम से क्या कर सकता है, ड्राई कर सकता है। जैसे आप इसमें डालोगे, अगर ये वेटेड है तो इसका वाटर को क्या करेगा, रिमूव करेगा और इसको ड्राई कर देगा। ठीक है, वो कौन सी गैस है, जो H2SO4 के साथ रिएक्शन नहीं करती है। अगर वो रिएक्शन करके कुछ और कंपाउंड बना देगी तो फिर कोई फायदा नहीं है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्शन वाला। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आपसे पूछा जाएगा कि H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या नहीं है, या रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोजन को मत देखो, ऑक्सीजन को मत देखो, जो इसमें मिडिल है सल्फर उसे देखना है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का -2, इसको यहाँ पे रख दो, 2 × 1, इसको x एज्यूम कर लो, प्लस 4 × -2 = 0, 2 × 1 = 2, x 4 × 2 -8 = 0। अब ये दोनों अपोजिट में जाएंगे, +8 -2 यानी 6। अब देखो ये 16 ग्रुप का मेंबर है, और 16 में जो +6 होता है ये मैक्सिमम होता है, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2SO4। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कैसे पता किया, ऑक्सीडेशन नंबर से, क्योंकि जो भी ग्रुप 16 का होगा, ध्यान रखना, और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो गया, तो इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और अगर -2 हो गया या +2 में आ गया तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और अगर +4 हुआ, इन दोनों के बीच का है, तो ये दोनों तरफ जा सकता है, इसको भी चेंज हो सकता है, ये भी चेंज हो सकता है, यानी रिड्यूसिंग एजेंट भी है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, तो दोनों का काम करेगा ये। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर से आप तुरंत बता सकते हो कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग है या दोनों है। ठीक है, तो ये किससे होता है, ऑक्सीडेशन नंबर से। बस, तो ऐसे कई जो कॉन्सेप्ट हैं वो किससे सॉल्व होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर से।
इसका ध्यान रखना। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद का रिडक्शन हो जाएगा। ध्यान रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। जैसे एलआईसी एजेंट होता है जो दूसरे की एलआईसी करता है, अब वो खुद की एलआईसी थोड़ी करेगा, ठीक है, उसके लिए कोई दूसरा आदमी होगा तो दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है और खुद उसका क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है। ध्यान रखना, उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसका मेन स्टेप याद कर लो, जब भी SO4 को हीट करोगे क्या मिलेगा, वाटर और SO2 मिलेगा और क्या मिलता है, नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन किसी दूसरे के साथ कंबाइंड होगा, लेकिन ये दोनों बनेंगे ही बनेंगे, ये फिक्स है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कार्बोनेट है, आप कभी भी इससे रिएक्शन कराओगे तो CO2 बनेगा ही बनेगा, ये फिक्स है। ऐसे ही याद रखो कि जब H2SO4 किसी के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है H2O और SO2 बनेगा ही बनेगा, ये फिक्स है। और ये ऑक्सीजन उसके साथ कंबाइंड होगा जिसका आपने ऑक्सीडेशन करवाना, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें जो आपको याद होनी चाहिए, तभी आपको रिएक्शन याद होगी। अब जैसे पहले मैंने ले लिया कार्बन है और मैंने इसमें H2SO4 मिला दिया और इसको हीटिंग कर दी। अब आपको पता है कि H2SO4 से क्या मिलेगा, H2O और SO2 मिल गया। अब ये ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइंड होगा, कार्बन के साथ। अब कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ऑक्सीजन की होती है -2, क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा तो बन जाएगा C2O4। अब इसे सिंपल कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, C1O2, ठीक है, C1O2 यानी CO2 बन गया, तो ये CO2 बन गया, तो एक कंपाउंड इसमें बन गया CO2। तो CO2 H2O और SO2 ये प्रोडक्ट बनेंगे किस केस में, कार्बन के केस में। तो आपको याद नहीं करना पड़ा। देखो नेक्स्ट, देखो अगर आपने कहा सल्फर है, अब सल्फर प्लस H2SO4 है। अब आपको ये पता है कि H2SO4 के साथ अगर टूटेगा तो H2O और SO2 बनता ही बनता है, ये तो फिक्स हो गया। अब ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइंड होगा, ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइंड होगा, सल्फर सल्फर के साथ। तो सल्फर की वैलेंसी 4 है यहाँ पे, ऑक्सीजन की -2, तो फिर ये बने के H2 बन जाएगा। तो H2 से पहले ही बना हुआ है और ये भी H2 है तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो इसमें केवल 2 ही चीज बनेंगी। कौन कौन सी, देखो SO2 और H2O बस, ठीक है। क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन मिलके यहाँ से भी सल्फर बनेगा, SO2 बनेगा और इससे भी SO2 बन रहा है, तो फाइनल SO2 और H2O बनेगा। ऐसे देखो फॉस्फोरस के साथ, अगर आपने फॉस्फोरस के साथ लिया है और H2SO4 मिला दिया, तो आपको पता है कि H2SO4 टूटने से क्या मिलेगा, H2O और SO2, ये तो बनेगा ही बनेगा, ये तो फिक्स है, ठीक है। अब क्या होता है, देखो यहाँ पे ये जो फॉस्फोरस होगा, ये फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो जाता है और ये कंबाइंड होने के बाद बनाता है P4O10 बना देता है, इसका ऑक्साइड बन जाता है। या फिर आप बना सकते हो P2O5, क्योंकि P की ऑक्सीडेशन स्टेट 5 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, क्रॉस कर दो P2O5, ठीक है, या इसको डबल करके P4O10, एक ही बात है, ठीक है, ये बन गया। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर वाटर भी प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट होगा तो ये P2O5 वाटर के साथ कंबाइंड होके, अब ये वाटर तो है यहाँ पे, तो ये क्या होता है, बहुत ज्यादा, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जलने वाला चीज होता है, फॉस्फोरस जैसे ही जलता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही बनता है, तो ये वाटर के साथ कंबाइंड हो जाता है और ये बना देता है H3PO4 यानी एसिड बना देगा। ध्यान रखना, कोई भी ऑक्साइड अगर वाटर के साथ कंबाइंड होगा तो एसिड बनेगा, अगर एसिडिक ऑक्साइड होगा तो, ठीक है, तो ये इन दोनों के साथ मिलके बना देते हैं, एसिड बना देते हैं, तो ये बन गया H3PO4, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ, कौन सा चेंज हुआ, बनना चाहिए था इसमें P2O5 बनना चाहिए था, लेकिन इसमें एक और स्टेप चल गई क्योंकि ये वाटर के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन कर जाता है और वाटर तो इसमें बनेगा ही बनेगा, तो वाटर इसके साथ कंबाइंड होके एसिड बना देता है, ठीक है, ये है फॉस्फोरिक एसिड। ये है बस, ये थोड़ा सा डिफरेंट था, बाकी का केस सेम है, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट किसी को, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब हमें पता कैसे चलेगा कि ऑक्सीडाइजिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो, देखो
कोई भी रिएक्शन लिखो और ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो। जैसे मैंने कहा C प्लस H2SO4 गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस SO2। अब मुझे पता कैसे चला, तो मैं पहले कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखूंगा, जीरो, फ्री स्टेट में जीरो होती है। इसमें देखो ऑक्सीजन के दो हैं, एक का -2 होता है, तो दो का -4 होगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए ये +4। तो देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कराता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, क्योंकि सल्फर का अभी हमने निकाला था ऑक्सीडेशन स्टेट +6, और जब ये SO2 बनेगा तो यहाँ पे +4 हो जाएगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगी, यानी इसका खुद का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो जो दूसरे का रिडक्शन करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट, H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और H2SO4 का रिडक्शन हो रहा है। इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड को ये बता सकते हो कि वो कौन सा एजेंट का काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये भी किससे पता चलेगा, ऑक्सीडेशन नंबर से। तो मैक्सिमम कई क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे आपके पास, ऑक्सीडेशन नंबर होंगे। इसीलिए इसमें कमांड होनी चाहिए और इसका एप्लीकेशन पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है। एसिडिक कैरेक्टर में भी ये यूज होता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इस सब में ये यूज होगा। आगे और भी चीजें आएंगी जिसमें ये यूज होगा। ठीक है, तो इसको देख के आप बता सकते हो कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। अब है एक्शन ऑन सॉल्ट। सॉल्ट में अगर रिएक्शन होगा तो क्या होगा, देखो अब भी इसमें कुछ सोचना नहीं है आपने। देखो Na2CO3 प्लस H2SO4। अब आपको पता है कि H2SO4 से फिक्स है, एक चीज बननी, क्या बनना है, H2O और SO2। ये जैसी H2SO4 यहाँ आएगा आप समझ जाओगे कि इसमें क्या बनेगा, H2O और SO2 बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अब क्या बच गया आपके पास, देखो इसके पास आपके पास क्या बच गया, ये Na2CO3। ठीक है, Na2CO3। अब मैंने कहा आपको कि जब भी कार्बोनेट होता है तो कोई गैस बनती है, कौन सी गैस बनती है, CO2 बनती है, तो यहां से भी CO2 रिलीज हो गए। अब ये क्या बन गया, यहाँ पे Na बन गया। अब Na यहाँ पे रिएक्टिव पोजिशन में होता है। ठीक है, तो Na जनरली क्या करता है, इसके साथ कंबाइंड हो जाता है और ये बना देता है Na2SO4। ठीक है, इसके साथ Na2O बनेगा, तो ये बन जाए आपका Na2SO4। ठीक है, क्योंकि Na कौन सा होता है, रिएक्टिव मेटल होता है, Na रिएक्टिव मेटल होता है, इस वजह से ये कंबाइंड होके Na2SO4 बना देता है। या यहां से भी आप कर सकते हो इसे Na प्लस क्या होगा, ये यहाँ पे डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवा सकते हो। Na किसके पास जाएगा, SO4 के पास, H2 किसके पास जाएगा, CO3 के पास जाएगा। लेकिन H2CO3 वीक एसिड होता है और जल्दी टूट जाता है, ये टिकता नहीं है, तो ये CO2 अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिक्स है कि कार्बोनेट से CO2 निकलेगा ही निकलेगा। इससे भी निकलना चाहिए था, लेकिन Na की वजह से इससे साथ कंबाइंड होके Na2SO4 बना देता है। ठीक है, इसके अलावा देखो अगर बाई कार्बोनेट भी हुआ तो भी CO2 गैस निकलेगी बाहर। अगर बाई कार्बोनेट भी है तो CO2 गैस निकलेगी बाहर। ठीक है, ये Na के साथ है, Na क्या है, स्ट्रॉन्ग मेटल होता है, इसीलिए ये तुरंत रिएक्शन करता है सल्फेट के साथ। ठीक है, सल्फेट के साथ जल्दी रिएक्शन करेगा, तो वहां पे क्या होता है कि ये सॉल्ट बना देता है। ठीक है, तो एसिड और बेस मिलके सॉल्ट बन जाएगा। तो ये चीज मैंने आपको बताई थी कि CO3 होगा तो CO2 बनेगा, CO3 होगा तो CO2 बनेगा, और इस केस में H2SO4 भी बनना चाहिए था। अब देखो इसका नेक्स्ट रिएक्शन ये वाली Na2S प्लस H2SO4। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन प्रीफर होता है अगर दोनों के दोनों कंपाउंड हुए तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, Na की वैलेंसी +1,
इसकी -2, H2SO4 है +1, इसकी -2। तो होता यही है पहले स्टार्ट में, ये प्लस इस माइनस के साथ कंबाइंड होगा, ये प्लस इस माइनस के साथ कंबाइंड होगा, और आपको वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है। H की +1, S की -2, तो ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे, H2S बन जाएगा। H2S बन गया, और Na और SO4 मिलेगा, तो ये बन जाता है Na2SO4। ठीक है, तो ये डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को प्रीफर करता है। लेकिन अगर ये वीक एसिड बन गया तो ये टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसके अलावा देखो, अगर ये सल्फेट के साथ ऑलरेडी है, ठीक है, यहाँ पे कार्बोनेट था तो CO2 निकल रहा था, अब ये सल्फेट के साथ है तो इसमें SO2 गैस ही निकलेगी बाहर, और वाटर तो सबके केस में निकलेगा ही निकलेगा। SO2 निकलेगा इन जनरल केस में, ठीक है, क्योंकि ये सल्फेट के साथ है, सल्फाइड और थायोसल्फेट है। तो इस केस में क्या होगा कि सोडियम सल्फेट बनेगा, क्योंकि डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, H इसके साथ रिएक्शन करेगा, SO2 और वाटर बनेगा, और S निकलेगा किसके केस में, थायोसल्फेट के केस में। थायोसल्फेट होता है S2O3 2-, इसे कहते हैं थायोसल्फेट, याद रखना, ये आता है कई बार थायोसल्फेट। तो इसका फॉर्मूला होता है S2O3 2-। अब इसको किसी के साथ भी मिला दो, जैसे मैंने कहा MgS2O3, तो हो गया मैग्नीशियम थायोसल्फेट। जैसे मैंने सोडियम के साथ मिला दिया इसे, तो सोडियम की वैलेंसी 2 हो जाएगी यहाँ पे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई होगा S2O3, तो इसे कहेंगे सोडियम थायोसल्फेट। तो जिसके साथ ये मिलेगा उसको उसका नाम लेना, बाकी ये थायोसल्फेट हो जाता है। ठीक है, तो थायोसल्फेट है जो H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, तो इसकी फाइनल रिएक्शन होती है Na2SO4 SO2 H2O, और सल्फर भी यहाँ से रिलीज होता है। ठीक है, बाकी का सेम केस है, SO2 H2O और Na2SO4 इसके साथ Na2, यानी इसमें भी देखो SO3 होगा तो इसे कहते हैं सल्फाइट, और अगर SO4 होगा तो इसे कहते हैं सल्फेट। ये क्या होते हैं, कंफ्यूजिंग वाले होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया NO2 NO3, NO2 होगा तो नाइट्राइट, और अगर NO3 होगा तो नाइट्रेट। ऐसी SO3 होगा तो सल्फाइट, और अगर SO4 होगा तो सल्फेट। ठीक है, और H2O3 हुआ तो थायोसल्फेट, थायोसल्फेट। इसका ये याद रखना है आपने। इसके बाद देखो नेक्स्ट वन इज, इसमें भी हॉट एंड कंसंट्रेट है, मतलब कंडीशन बेस्ड है इसमें, लेकिन ज्यादातर जो इसमें क्वेश्चन आएगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आता है। इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे आप अगर हॉट कंसंट्रेटेड एसिड को यूज करते हो, फ्लोराइड, क्लोराइड, नाइट्रेट्स, एसीटेट, ऑक्सिलेट या टार्ट्रेट के साथ, तो ये उससे क्या करेगा, डिकम्पोज कर देगा, इसको ब्रेक डाउन कर देगा। कौन, हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4, हॉट कंसंट्रेटेड याद रखने से। और जैसे CaF2, इसमें कौन सी रिएक्शन होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ध्यान रखना। ये प्लस वाला है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस वाला माइनस के साथ, माइनस वाला प्लस के साथ, तो ये CaSO4 प्लस HF। तो जहां पे भी दो चार्ज वाले आते हैं जनरल, तो वहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शन प्रीफर हो जाती है। फिर अगर कोई अनस्टेबल है तो वो आगे टूट जाता हो। ठीक है, तो पहला स्टेप डबल डिस्प्लेसमेंट ही होता है इसमें। ठीक है, और इस केस में जैसे ये है आपका H2SO4 और NaCl है, तो पहले स्टेप में क्या होता है, HSO4 में टूटता है और H प्लस में टूटता है। ठीक है, तो ये HSO4 किसके साथ जाएगा, Na के साथ, और H किसके साथ जाएगा, HCl के साथ। तो HCl और NaHSO4 इसे कहते हैं पार्शियली ब्रेक डाउन हो रहा है, पार्शियली डिकम्पोजिशन हो रहा है। और अगर आप और हीटिंग करोगे तो ये पूरा कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। इसके बाद ये बन जाएगा Na2SO4। ठीक है, इसको और हीटिंग करते हो आप तो ये पार्शियल है, पहले टूटा
तो आधा टूटेगा, फिर एक बार और टूटना है इससे, तो और हीटिंग करेंगे तो ये किस में टूट जाएगा, Na2SO4 में। ऐसी सेम रिएक्शन ये वाली भी चलती चली जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट वन आते हैं इसमें हम, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है, कौन सी चीज पीपीटी बनती है, आपको ये भी याद रखना है थोड़ा सा। जैसे BaCl2 और H2SO4 है, तो ये दोनों रिएक्शन है, देखो +2 -1, ये +1 -2, तो जहां पे ऐसी कंडीशन होगी तो क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्लस वाला माइनस के साथ, माइनस वाला प्लस के साथ, तो BaSO4 बनेगा और HCl बन जाएगा, ठीक है। दोनों की वैलेंसी सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये पीपीटी बनती है, इसकी ध्यान रखना, BaSO4 व्हाइट पीपीटी बन जाएगी, ये इसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी इसमें पीपीटी बन रही है। दूसरी रिएक्शन देखो, CaCl2 प्लस H2SO4, अब इसमें भी प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस, तो क्या होगा, प्लस वाला माइनस के साथ जाएगा और माइनस वाला प्लस के साथ जाएगा, तो CaSO4 बन जाता है और HCl फॉर्म्ड होता है, ठीक है। तो इसमें CaSO4 पीपीटी होता है, व्हाइट पीपीटी, तो इसीलिए इसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो जनरली अगर दो ऐसे होंगे आपके पास तो वो क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो जाते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो आपको पता है ये माइनस वाला प्लस के साथ जाएगा, ये प्लस वाला माइनस के साथ जाएगा, ठीक है। हर हमेशा वही होता ही है, तो PbSO4 हो जाएगा और CH3COOH हो जाएगा, तो इसमें ये पीपीटी होता है, PbSO4 व्हाइट पीपीटी, तो ये नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। तो इतना आपके पास इतना आता नहीं है मिसलेनियस वाला। तो H2SO4 की जो रिएक्शन है इसमें स्ट्रक्चर है, देखो आप इसका H2SO4 का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो H2SO4 के लिए क्या करोगे, मैंने आपको क्या कहा था जनरली, जैसे आपने S लिखा और इसमें 2 चार्ज है, तो एक तो डबल बॉन्ड बना दो, दूसरा डबल बॉन्ड बना दो, ठीक है, दो बन गए। अब दो ऑक्सीजन बचे आपके पास, तो एक ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज, दूसरे ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज, ध्यान रखना। अगर ये नेगेटिव नहीं होता तो ये सब डबल बॉन्ड होते। सपोज आपको मैंने SO4 दे दिया, नेगेटिव चार्ज नहीं दिया, तो ये जनरली ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड बनाएगा, ये आप ध्यान रख लो, ये शॉर्टकट ट्रिक है इसको याद करने की, ठीक है। अब मैंने कहा 2 है, तो एक यहाँ से कहीं से भी हटा दो, ये माइनस कर दो, एक कहीं से भी हटा के ये माइनस कर दो, ठीक है। तो ये SO4 का स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन ये होता है टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल हमें ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। और जहां पे माइनस चार्ज है वहां पे क्या करो, हाइड्रोजन लगा दो। अगर आपको बनाना है H2SO4 तो पहले SO4 बना दो, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड माइनस, सिंगल बॉन्ड माइनस, हो गया। अब आपने देखा 2 H है, तो एक H यहां लगा दो, एक H यहां लगा दो, बस। तो ये बन गया आपका H2SO4 का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल में, ठीक। तो ये इसकी शॉर्टकट ट्रिक है जिससे आपको, जैसे कोई भी कंपाउंड का आपने स्ट्रक्चर बनाना है तो ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा उसमें। तो ऑक्सीजन ज्यादातर जैसे सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, यानी 16, 15, 17 या 18 ग्रुप के साथ डबल बॉन्ड को प्रिफर करता है, ध्यान रखना। जैसे कोई भी मैंने आपको दे दिया XCO3, अब ये 18 ग्रुप का है, तो आप आंख बंद करके क्या करोगे, डबल बॉन्ड, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है तो डबल बॉन्ड, बस। अगर मैंने 17 ग्रुप का दे दिया आपको Cl का, और मैंने दे दिया O3 दे दिया, अब कुछ नहीं है तो आप आंख बंद करके डबल बॉन्ड लगा दो, ठीक है। ये आपको ट्रिक बता रहा हूं मैं। अगर एक माइनस चार्ज है तो यहां से एक बॉन्ड हटाओ, इस पे माइनस लगा दो। अगर 2 चार्ज है तो इसमें भी बॉन्ड हटाओ, यहाँ माइनस लगा दो। अगर 3 बॉन्ड है तो फिर यहाँ पे भी हटाओ, यहाँ माइनस लगा दो, ठीक है। तो इससे आपको क्या है, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने में आसानी होगी। कोई भी स्ट्रक्चर आ जाए आपके पास, ClO4 माइनस आ गया, अब आपने तो देखा नहीं है लेकिन आपको ट्रिक बता दी मैंने, तो आप क्या करोगे, Cl को बीच में रखो, 4 O है, चारों को डबल बॉन्ड बना दो पहले, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब एक माइनस है तो एक माइनस को हटाओ यहाँ से, इस माइनस को यहाँ से हटा दिया मैंने, और यहाँ पे क्या कर दो, माइनस लगा दो, बस। तो ये बन गया ClO4 माइनस का,
ठीक है, तो आप किसी भी स्ट्रक्चर को बना सकते हो। यहाँ पे मैंने H लगा दिया तो आप H इसके पास लगा दो, जिसके पास माइनस लगाया आपने उसके पास H लगा दो, ऐसे देखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हो गया ये? और ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ये आपने पढ़ा होगा उसमें, 11th में है ये, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा इसका। तो टेट्राहेड्रल तभी मैं बार बार ऐसे बना रहा हूँ, इसे देखो 1 2 3 4, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, और ट्रिक मैंने आपको बता दी है। अब डबल बॉन्ड होगा तो ये चारों तरफ जाता है, तो इसको डॉट से दिखा देते हैं, क्योंकि रेजोनेंस से ये चारों तरफ मूव कर सकता है, तो इसको डॉटेड से दिखाते हैं। ये डबल बॉन्ड यहाँ भी आ सकता है, 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 क्योंकि ये माइनस चार्ज फिक्स थोड़ी है कि मैंने यहीं पे लगाना है। जैसे मैंने कहा डबल बॉन्ड ओ, अब की बार मैंने माइनस यहाँ लगा दिया, बस बाकी ये रहने दिए। तो क्या होता है, ये माइनस इधर जाएगा, ये माइनस इधर आ जाता है, तो रेजोनेंस होता है। फिर ये माइनस इधर आया, फिर ये माइनस इधर जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो अब की बार ये माइनस, फिर ये इधर जाएगा, फिर इधर माइनस हो जाता है, तो ये चारों तरफ घूमता रहता है, तो इसे कहते हैं रेजोनेंस हो जाना। तो ये रेजोनेंस को शो करता है। ठीक है, किसी को बताना है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये देखो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है इसका, ये डिटेल में बताना है, समझ में आ जाएगा, बताओ यस या नो। हर बार एक में नेगेटिव चार्ज होगा, जैसे इसमें नेगेटिव चार्ज है, दूसरा इसमें नेगेटिव चार्ज है, फिर तीसरा इसमें नेगेटिव चार्ज है, फिर फोर्थ वाले में नेगेटिव चार्ज होगा, तो हर एक में नेगेटिव नेगेटिव घूमता रहेगा। क्लियर है, यस या नो रिप्लाई करना मुझे। रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर है? बताओ यस या नो। ये 11th है, क्योंकि 11th सब बेसिक है। एग्जाम में नहीं आएगा ऐसा, लेकिन इससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते हैं, मतलब आपको ही समझ में आ जाएगा कि रेजोनेंस की वजह से, जैसे मैंने आपका स्ट्रक्चर अब की बार ये बना दिया, और बुक में आपने देखा ये बना दिया, बुक में आपने देखा कि यहाँ पे माइनस है और ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल है, ये सिंगल है, तो आपको लगेगा तो अलग है, ये अलग है, लेकिन है क्या, ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये इसमें भी चेंज हो सकता है, इसमें भी चेंज हो सकता है, यानी इसके कई सारे स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट हमें कहाँ से पता चलेगा, जब हमें रेजोनेंस पता होगा, तब हमें पता है कि अच्छा एच यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यानी ये भी स्ट्रक्चर बन सकता है, दूसरा भी बन सकता है। और नहीं तो आप एक बुक में देखोगे दूसरा है, मैंने बताया वो दूसरा बता दिया, तीसरी जगह कोई और बता रहा हो दूसरा बता रहा है, तो आपको कंफ्यूजन होगा कि सही कौन सा है इसमें से, और जबकि सारे सही हैं। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट कहाँ से बिल्डअप होगा, बेसिक चीजों से, तो इसीलिए रेजोनेंस इंपॉर्टेंट है। और जब आपको ऑर्गेनिक बताऊंगा मैं, तो उसमें पूरा मैकेनिज्म है, तो मैकेनिज्म में रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तब तो मुझे बताना ही पड़ेगा। तो रेजो उसमें जब ऑर्गेनिक स्टार्ट करूंगा, तो वहां पे रेजोनेंस को मुझे बताना है डिटेल में, क्योंकि तभी आपको ऑर्गेनिक समझ में आएगी और उसका मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा कि ये ऐसा क्यों हुआ। अभी तो आपने टीचर से समझा कि इसमें इसको रिएक्शन करके ये बन गया, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ, यानी स्टेप बाय स्टेप, कि पहले कैसे टूटा, दूसरा कैसे हुआ, तीसरा कैसे हुआ, तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा, तो वहां पे रेजोनेंस काम आएगा आपके लिए। ठीक है, तो मैं आपको इसका डिटेल में बताऊंगा पूरा। तो ये आपका एस्ट्रोसोफोर फिनिश हो गया। कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है मुझे। एस्ट्रोसोफोर पूरा फिनिश हो गया, इसमें कोई डाउट या कोई क्वेश्चन? आपने अब पढ़ना है, मैंने आपको पेपर दिया हुआ है, इसको सॉल्व करो आप जितना कर सकते हो इसे सॉल्व करो, फर्स्ट 30 क्वेश्चन तक मुझे भेजो आंसर, कल हम डिस्कस कर गए एक क्वेश्चन आंसर पे। ठीक है, देखो NaCl और H2SO4, तो NaCl क्या है यहाँ पे, न्यूट्रल होता है जनरली। ठीक है, तो NaCl, और दूसरा क्या है H2SO4। पहले इसको क्या करो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर दो, देखो प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, तो जब भी कोई सॉल्ट होगा, देखो शॉर्टकट है आपके पास, कि जब भी सॉल्ट होगा तो प्लस वाला माइनस के साथ और माइनस वाला प्लस के साथ, तो क्या हो जाएगा HCl प्लस, ये इसके साथ रिएक्शन होगा तो Na2SO4। अब हमें देखना है कि ये वीक नहीं है तो ये फर्दर नहीं टूटेगा, जैसे H2CO3 होता है,
ये क्या है, वीक होता है, तो ये फर्दर टूट जाता है, तो यहाँ पे H2O और CO2 बनेगा। ठीक है, पर ये आपके पास क्या था, न्यूट्रल है जनरली, मतलब सॉल्ट है, और ये है H2SO4। तो इसमें क्या होगा, जब भी सॉल्ट लोगे आप तो डबल डिस्प्लेसमेंट को आप प्रिफर करोगे हर हमेशा। ठीक है, बताओ और कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में? यस, नो? ओके, तो तो आप लोग जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं उसको आप सॉल्व करके देखो। जब आप खुद ट्राई करोगे और मैं बताऊंगा आपको, तो आपके ज्यादा कॉन्सेप्ट ज्यादा बिल्ड होंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देखो उससे और पूरा सॉल्व करो मुझे आज, और मुझे भेजो। कल हम उन्हीं क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे जो मैंने आपको भेजे हुए। ठीक है, तो मैं ऑफ करता हूँ आज। बाय बाय।